ले आओ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल है भाई सब लोग के? कैसे भी आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात ये, थोड़ी सी क्लास डिले हो जाती है। इसका कारण ये है कि मैं मेरा इससे जस्ट पहले एक ऑफलाइन बैच था, वो भी प्रैक्टिस बैच था। तो इस वजह से उसकी क्लास थी और उसके डाउट्स वाउट्स बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यार, 15-20 मिनट का। एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं आ सकते, ऊपर से लैपटॉप चालू करो, ये सब करो। तो आप एटलीस्ट 15 मिनट इंतजार किया करो, है ना। इतना से एकदम से पागल मत हो जाया करो कि नहीं नहीं भैया। तो 15 मिनट इंतजार किया करो। अरे यार पेन पेन नहीं लाया हूँ यार मैं, पर ही भूला है यार। दिलीप निकल गए क्या? ऊपर वाले पे, उस पे यार पेन रखा होगा, बोर्ड में चिपका होगा मेरा नीचे वाला पेन, उसको निकाल लो यार। चलो ठीक है तो। जिंदगी एक सफर सुना है बस, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बेटे मैंने जाना है बेटे। और एक बेटे आजकल बाबा बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। बागेश्वर धाम करके एक बाबा है बेटा, वो बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं बेटा। वो क्या होता है ना, बिना देखे सब कुछ बता रहे हैं बेटा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे, सब कुछ बता रहे हैं बेटा। तो उनको जरा देखो जरा क्या सीन है उनका यार। चलो भाई ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोग का मॉक स्टार्ट करें हम। मॉक 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 को स्टार्ट करते हैं। मॉक मॉक को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, मॉक को स्टार्ट करते हैं। मॉक को स्टार्ट करते हैं कितना, चलिए। चलो। अ, हाँ, बागेश्वर बाबा, हाँ वो बागेश्वर बाबा क्या है सर, 14 तारीख की मॉक टेस्ट। ये वीडियो नहीं मिल रहा है बेटा अभी यार, एग्जाम का इतना टाइम नज़दीक है यार। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो अपने पढ़ाई बढ़िया करो यार, पढ़ाई बढ़िया मतलब पढ़ाई वढ़ाई करो। देखो यार सिंपल सी बात है यार, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। क्लासेस लाइव लो और बाकी जितना भी समय व्यवस्था है वो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रखो। अभी बाकी कोई थ्योरी क्लासेस तो आप लेते नहीं होगे वैसे भी, ठीक है। अरे कुछ नहीं, सही बता रहे हैं, फालतू में इन चक्कर में ना पड़ा करो बेटे। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको आंसर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताते चलिए क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर लेंगे उतना इसका उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। चलो, आंसर टिक करके बताओ जरा, आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर तापमान, अगर टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 287 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों हो जाता है। अगर 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 87 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी रेडिएशन कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में बात पूछी गई है। पूछा गया कि कितना हो जाएगा और कितना नहीं हो जाएगा, ये आपको आंसर मुझे बताकर चलना है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कितना हो जाएगा, तो
7 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की बात लेकर चलो तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है 273 प्लस 7, और अगर मैं इसको केल्विन में लिखूं तो मुझे पता है 273 प्लस कर दूंगा और इसका आंसर हो जाएगा 280। बात समझ में आती है आप लोगों को? 280 केल्विन हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं 287 डिग्री सेंटीग्रेड की बच्चों बात लेकर चलूं तो आप 287 में अब की बार प्लस कर देंगे 273 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 560। एक बात आपको समझ में आती है कि तापमान को आपने कितना किया है, आपने टेम्परेचर को बच्चों 280 से कितना कर दिया गया है, 280 से तापमान 560 केल्विन तक हो गया है। ये बात हमें समझ में आई? अगर बच्चों तापमान इतना कर दिया है मतलब टेम्परेचर आपने कितना कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। तापमान कितना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। 2 गुना कर दिया है। 2 गुना कर दिया है। अगर आपने तापमान 2 गुना कर दिया है तो आपसे पूछा गया उत्सर्जित शक्ति कितनी होगी। ई का फॉर्मूला क्या होता है? टी टू द पावर 4 होता है। टी टू द पावर 4 होता है ना? टी टू द पावर 4 होता है। अगर टी टू द पावर 4 होता है तो इसकी वैल्यू कितना होगा? टी को आप 2 गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई बराबर होगा 2 का 4, 2 का 4 ऑफ ई हो जाएगा और आंसर कितना निकलेगा? ये निकल कर जाएगा ई ऑफ 16 ऑफ ई हो जाएगा। यानी इसका उत्तर नंबर निकल कर आएगा 16 ई। ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी पाएंगे। ये इसका क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइए क्या है और क्या नहीं है। आंसर टिक करके आंसर बताओ कितना होगा। आंसर बच्चों कितना आंसर निकल रहा है? चलिए, आपसे बोला गया कि भाई आप लोगों को त्रिज्याओं के अनुपात यानी रेडियस के रेशियो दे रखे हैं, R1/R2 का वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 2:1। बहुत बढ़िया। आपको लंबाइयों के अनुपात दे रखे हैं, L1/L2 की वैल्यू दे रखी है बेटा 1:4, है ना? 1:4। अब अगर अनुपात आपको ये दे रखे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया बताइए ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। आपसे क्यू का रेशियो पूछा है। आप जानते हैं क्यू का फॉर्मूला होता है के ए इंटू में डेल्टा थीटा अपॉन में एल इंटू में होता है बेटा स्मॉल टी। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो क्यू समानुपाती हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर अपॉन एल के। कैसे लिखा आर स्क्वायर अपॉन एल? क्योंकि बेटा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको एरिया को अगर मैं पाई आर स्क्वायर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बेटा एल। बात समझ में आती है? आंसर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बेटा एल। अगर ये आर स्क्वायर बेटा एल हो गया तो इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो आर स्क्वायर बेटा एल हो गया। बात समझे? अगर आर स्क्वायर बेटा एल हो गया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, Q1 अपॉन में हो जाएगा Q2 बराबर में हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा बेटा L2 अपॉन L1 हो जाएगा। अगर मैं सबका गुणनफल कर दूं तो मैं ये निकाल सकता हूं कि इसका मान हो गया R बटा यानी 2/1 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा L2/L1। L2/L1 की बात लेकर चलूं तो L2/L1 का मतलब ये हुआ, ये L1 और L2 कितना दे रखा है? यही भी चाहिए 4/1। आंसर कितना निकलेगा? 16:1। ऑप्शन चेक करो कि आंसर नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर होगा बेटा 16:1। ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन बच्चों लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन। आप इसका आंसर लगाकर बच्चों चलेंगे तो इसका आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, ये आपको आंसर मुझे बताना है। जरा आंसर मुझे बताओगे कौन सा नहीं है, कौन सा है? कौन सा नहीं है इनमें से थर्मोडायनेमिक फंक्शन? थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मागतिकी फंक्शन कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेटा आपका वर्कडन नहीं होता, एंथैल्पी उसी के अंतर्गत आता है, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा सब आते हैं, सिर्फ कार्य कार तो जरूरी नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताओ बच्चों कितना निकल कर आएगा। आपसे बोला गया कि लेड बॉल है और वो वेलोसिटी v से चल रही है। अगर 50% ऊष्मा परिवर्तित होती है, ऊष्मा में 50% हीट कन्वर्टेड होती है, तो आपसे पूछा गया है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको मुझे बताना है। तो आप जानते हैं W बराबर कितना होता है बेटा? J इंटू एस होता है इंटू क्यू, है ना? आप इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर एनर्जी हुई, इसका भी आधा बराबर किस में कन्वर्ट होता है बेटा? J इंटू में होता है एम एस डेल्टा थीटा के बराबर। ये को हम कन्वर्जन कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। कितना होगा?
तो इसको कन्वर्जन कांस्टेंट करूं तो ये कितना निकल कर आएगा, बात लेकर चलूं तो इस साइड हो जाएगा 1/4 इंटू में वी स्क्वायर, मास से मास तो कट जाएगा बेटा, एम से एम इस साइड कट जाएगा, इस साइड बचेगा जे इंटू में हो जाएगा एस इंटू में डेल्टा थीटा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डेल्टा थीटा का मान पूछा गया तो आप इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन में 4js। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर आप लगा के चलेंगे वी स्क्वायर अपॉन 4js, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, परेशानी दिक्कत कुछ समस्या तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि हम इसका मान ऐसे क्यों लिख रहे हैं। क्या बात आपको क्लियर हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली बात आप लोगों से ये पूछी, आपसे पूछा गया कि अधिकतम घनत्व H2O का एट द टेम्परेचर किस तापमान पे होगा। आपसे ये क्वेश्चन में बात पूछी कि अधिकतम कितने पे होगा और कितने पे नहीं होगा, आपको आंसर मुझे बताकर बच्चों चलना है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O एट द टेम्परेचर, अधिकतम घनत्व कितने होगा। तो अगर मैं H2O की बात लेकर चलूं बच्चों कि H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा, तो H2O की बात लेकर चलूं तो H2O मतलब होता है वाटर, और हम जानते हैं वाटर की बात लेकर चलूं तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी अधिकतम घनत्व कितने पर होता है, मैक्सिमम डेंसिटी बच्चों होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बात हमें सब क्लियर है। पर ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड में है ही नहीं, ऑप्शन में बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन तो फ़ारेनहाइट में है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना तो बच्चों आपने बचपन से सीखा है। अरे भैया आपसे को अच्छा कौन जानता है, कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता तो आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट होगा। आप जानते हैं C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है। इसको बात लेकर चलो तो ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो 9 चौक 36 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5F माइनस हो जाएगा 160 हो जाएगा। इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो इतना निकल कर जाएगा 5F माइनस हो जाएगा इतना 160 हो जाएगा। यहाँ से 5F निकालूं तो 5F बराबर हो जाएगा बेटा आपका 36 यानी 196 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो F बराबर कितना होगा 196/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5×3=15 हो जाएगा, 5×3=15 यानी 4×5=45 हो जाएगा, 39.2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप इसमें क्या लगा के चलेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें आप डी ऑप्शन लगाकर चलेंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, सही उत्तर निकल कर आएगा। तो इसका आंसर आपको लगाना चाहिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कार्नोट इंजन पे इस साल भी आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जानना चाहता हूं कि इसका उत्तर बच्चों कितना होगा और कितना नहीं होगा। आंसर टिक करके बता दो, आंसर टिक करके बता दो। एक कार्नोट इंजन है जो 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्यरत है। इंजन की दक्षता कितनी होगी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंजन की दक्षता कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। आपको आंसर में मुझे बताना है कि इंजन की दक्षता कितनी रही होगी। चलिए, इंजन की दक्षता कितनी रही होगी कितनी नहीं रही होगी, आपको मुझे आंसर में बताना है। आपको क्या लगता है क्या दक्षता रही होगी 227 और 27 के बीच। बच्चों अगर दक्षता की बात करें कितनी होगी तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा बराबर होता है 1 - T2/T1। ये फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 होता है रिलेशन में। आपको ये बात पता है बेटा। तो अगर 1 - T2/T1 होता है तो आपको ये भी पता है कि ज्यादा वाला ताप को आप T1 कहते हैं। T1 होगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी बात लेकर चलूं तो इसको इसमें 273 प्लस करेंगे तो ये 500 केल्विन हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं T2 की तो T2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वैल्यू आप 300 केल्विन लिख सकते हैं। आसन में अब इन दोनों को बच्चों पुट कर देते हैं तो दक्षता कितनी निकलेगी, ये निकलेगी 1 - T2। T2 का मान है 300 अपॉन में T1 के मान की बात लेकर चलूं तो 500 केल्विन। तो ऑप्शन की बात लेकर चलूं तो ये निकलेगा 2/5। ऑप्शन नंबर आप इसमें बी ऑप्शन बच्चों लगाकर चलेंगे। बी ऑप्शन बच्चों क्या होगा, इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा है। तो आंसर नंबर आप इसमें बच्चों बी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताइएगा कितना इसका सही उत्तर बच्चों निकल रहा है। चलिए आंसर करके बता दीजिए जल्दी से। चलिए आंसर होगा पोटेंशियल एंड की बाय रेशियो। आपसे बोला गया कि दो आवेशों के दो वस्तुओं के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। करंट कब नहीं होता है बेटा, करंट की वैल्यू 0 तब होती है, आप जानते हैं आई बराबर होता है डेल्टा वी बाय आर। अगर डेल्टा वी का मान 0 हो तब होगा, और डेल्टा वी 0 होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी 0 होने का मतलब क्या हुआ, वी का मान कांस्टेंट है। तो मतलब ऐसी किसी कंडीशन में होगा जब विभव एक समान होगा। जब पोटेंशियल एक होता है, विभव एक ही होता है, तो उनके बीच में धारा कोई प्रवाहित नहीं होती। धारा का मान कितना होता है बच्चों,
क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइएगा, आंसर कितना निकल कर आएगा। आपसे बोला गया है कि दो प्रतिरोध है R1 और R2, अगर R1 का मान R2 से बड़ा है और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, R2 छोटा है, आपसे पूछा गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सही, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन में आपसे बच्चों बात पूछी गई है। आंसर टिक करके मुझे बता दो कितना होगा और कितना नहीं होगा। आंसर टिक करो, कितना आंसर इसका बच्चों निकल कर आएगा। आपको बोला गया है कि दो प्रतिरोध आपने जोड़ दिए, आपको ने दो प्रतिरोध जोड़ दिए, मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और बेटा ये R2 है। आपसे बोला गया तुल्य प्रतिरोध जो निकल कर आया R इक्विवेलेंट वो निकला R, या इसको ऐसे बोल दूं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। पहले की बात लेकर चलूं तो पहला है कि R1 का मान R2 प्लस R2 के बराबर होगा, ये तो गलती है, इसमें R2 प्लस R2 क्या होता है। ये ऑप्शन की बात लेकर चलूं, R2 का मान छोटा होगा और इसका R का जो मान है इक्विवेलेंट वो इनके बीच में होगा, R1 प्लस R2 नहीं बेटा, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हमेशा और हमेशा इंडिविजुअल के मान से कम आता है। ऑप्शन नंबर देखो, अगर इनकी वैल्यू 2 और 4 ले लूंगा तो आंसर 2 से भी कम होगा, 10 और 20 ले लूंगा आंसर 10 से भी कम होगा, 1 और 100 ले लूंगा आंसर 100 भी कम, 1 से भी कम होगा। तुल्य प्रतिरोध हमेशा समांतर क्रम में कम निकल कर आता है, हमेशा कम निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन बच्चों लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए कितना होगा कितना नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपको मुझे आंसर में बताकर बच्चों चलना है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आंसर निकलकर बच्चों इसका उत्तर आएगा और कितना नहीं आएगा। हो गया, हो गया, ठीक है। चलिए आंसर निकालो बेटा कितना निकल कर आएगा। आपसे वेवलेंथ की बात की गई और बी की बात की गई, वेवलेंथ और इनका रिलेशन की बात लेकर चलूं तो ई बराबर आपको पता है, ई बराबर होता है, चलिए एक काम करते हैं, ई बराबर एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं अभी तो, है ना। ई को भी मैं एच न्यू लिख देता हूँ बेटा, एच न्यू लिखने से क्या होगा यार, इनकी बात लेकर चलूँ तो इसके रिलेशन की बात लेकर चलूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी है ना, ऐसे लिख देता हूँ। ई बराबर होता है बेटा एच सी बाय लैम्डा, मैं ई को भी लिख देता हूँ ई इंटू वी। अब ठीक है, एच सी बाय लैम्डा इसका रिलेशन पुट कर सकता हूँ, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। और अब आपको निकालना है कि v का मान कितना होगा कितना नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं बेटा तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन में हो जाएगा ई इंटू लेमडा। एच का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, इंटू में होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, अपॉन में ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। ऑप्शन सॉल्व करूंगी इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 124 केवी और ये इसका आंसर निकल कर आएगा। आंसर नंबर होगा 124 किलो वोल्ट, ये इसका क्या होगा बच्चों आंसर निकल कर आएगा। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 124 केवी, इसका आंसर निकल कर आएगा बच्चों। तो इसका आंसर आपको लगाना चाहिए 124। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए आपसे बोला गया कि एक्सरे बीम किससे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, आपसे पूछा गया कि एक्सरे जो बीम होती है कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, किससे डिफ्लेक्ट होती है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, या दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। ये आपको आंसर मुझे बताकर चलना है कि इसका सही उत्तर बच्चों कितना होगा। आंसर टिक करके बताना जरा कितना होगा कितना नहीं होगा। आंसर टिक करके बताओ बेटा कितना आंसर निकलेगा कितना आंसर नहीं निकलेगा। क्या बोल रहे हैं अमन पाठक, है एग्जाम में मिलेगा क्या सर, बेटा बेटा एग्जाम में बेटा मिलेगा बेटे आप लोगों को, अमन पाठक बेटा एग्जाम में मिलेगी बेटा, हम अब क्या कहेंगे बेटा, सब मिलेगा बेटा एग्जाम में। कड़ी मिलेगी बेटा, कड़ी खाने को मिलेगी बेटा, है ना, कड़ी मिलेगी, मठा के आलू मिलेंगे बेटा, तो बढ़िया मठा के आलू खाना और चावल खाना बेटा, तो चावल खाना बढ़िया और मठा के आलू खाना बेटा, और क्या चाहिए बेटा एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा अब तुम्हारे लिए क्या बेटा एग्जाम में हम है ना
दोपहर के मील की व्यवस्था कर दें क्या बेटा, मिड डे मील की स्टार्ट कर देंगे बेटा एग्जाम में, पढ़ाई वढ़ाई करो, पढ़ाई जरूर मिलेगी आपको एग्जाम में। एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्सरे बीम किससे डिफ्लेक्ट होती है, तो एक्सरे बीम दोनों से डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं, डी इसका आंसर नंबर होगा डी, किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि एक्सरे क्या है बेटा, एक्सरे एक तरह की लाइट है, और आप जानते हैं एक्सरे एक लाइट है, तो लाइट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, और आप ये भी जानते हैं इसके अंदर कोई आवेश तो होता नहीं है, जब कोई चार्ज ही नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है बच्चों, तो कोई आवेश नहीं है तो डिफ्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं आवेश का होना तो जरूरी है। भैया अगर फोर्स निकालू, बल निकालू, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अंदर फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ये होता है, जो इसमें वैल्यू में नहीं है, और अगर मैं फोर्स की बात लेकर चलूं यहाँ पर क्यू के मान 0 है, तो आपका फोर्स 0 है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात लेकर चलो तो आप जानते हो F बराबर होता है बी क्यू बी साइन थीटा, दोनों ही चीजों के अंदर क्या है, क्यू की वैल्यू 0 है, तो दोनों में क्या है, फोर्स 0 है, किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। आंसर नंबर आप किस में लगा के चलेंगे, डी ऑप्शन बच्चों आंसर लगाकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइए कितना होगा कितना नहीं होगा, आंसर टिक करके बताइएगा कितना होगा कितना नहीं होगा। हाँ बेटा ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा, अच्छा मठा के आलू इंदौर में नहीं मिलते हैं। एन एक्सरे हैज वेवलेंथ ऑफ 0.02, आपसे पूछा गया है कि इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम आपको मुझे बताना है कि मोमेंटम की वैल्यू कितनी बच्चों निकल कर आएगी। चलो अच्छा एच की वैल्यू बोला है बेटा, एच की वैल्यू बेटा दी रहोगी एग्जाम में बेटा, लेकिन याद रखोगे तो अच्छा होगा बेटा। हमारे यहाँ भी मठा आलू फेमस। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सरे हैज वेवलेंथ ऑफ इतना, आपसे पूछा मोमेंटम कितना होगा, आप जानते हैं लेमडा का फॉर्मूला होता है बेटा एच अपॉन पी, और यहाँ से पी निकालूं कितना होगा तो उस लिख सकते हैं एच अपॉन लेमडा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन लेमडा होती है, एच अपॉन लेमडा है ना बेटा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, एच अपॉन लेमडा, लेमडा अगर मैं एच अपॉन लेमडा इसकी वैल्यू की बात लेकर चल रहा हूँ, तो पी अगर एच अपॉन लेमडा के बराबर है, पी अगर बेटा एच अपॉन लेमडा के बराबर है, तो मेरी बात को समझिएगा, एच की वैल्यू कितनी होती है, एच होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में लेमडा की बात लेकर चलो तो लेमडा है इतना, लेमडा का मतलब हुआ 1 और 2 यानी 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10, इसकी वैल्यू की बात लेकर चलो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू में हो जाएगा 10⁻12, बात समझाइए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल कर 22 यानी 34, इसका आंसर निकल कर आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻22, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप इसमें लगा के चलेंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बच्चों क्या होगा आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइए सही उत्तर बच्चों कितना होगा और कितना नहीं होगा। चलिए आपसे बोला गया कि दो कार्बन है आपके पास, एक 6C12 है एक 6C14 है, आपसे बोला गया कि इनके अंदर क्या फर्क पड़ेगा और क्या फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए आंसर कौन सा इनमें से सही उत्तर निकल कर आएगा, क्या आंसर सही निकलेगा क्या आंसर सही निकलेगा, ये आपको क्वेश्चन में बात की गई है, बताई गई है, सोची गई है, सुनी गई है, यही सब बातें हैं जिनके बारे में बच्चों आपको बात लेकर चलनी है। चलिए चलिए क्वेश्चन पूछा गया कितना होगा कितना नहीं होगा, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा ए माइनस में जेड होता है, जैसे एक्स है कोई ए है और जेड है, तो आपको पता है भैया ए माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो दोनों में कितना होगा, तो कार्बन 6 12 और कार्बन आपके पास 6 14 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी 12 माइनस 6 6 होगी, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है 2 एक्स्ट्रा है, तो इसमें दो एक्स्ट्रा है न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में सेम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होते हैं, z बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बराबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है पर दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है। ऑप्शन नंबर आप इसमें क्या लगा के चलेंगे बच्चों, सी ऑप्शन इसका उत्तर लगाएंगे, यानी दो अतिरिक्त न्यूट्रॉन है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया, आंसर बताइए
कितना इसका उत्तर निकल कर आएगा बच्चों? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके नहीं होता है, ये आपसे बात पूछी गई है, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके नहीं है। चलिए, चलिए आंसर बताइए कितना होगा? इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके नहीं है? अगर क्वेश्चन की बात लेकर चलो बेटा, सबकी पीडीएफ ओपन होती है बेटा, आप थोड़ा देर इंतजार करें, पीडीएफ थोड़ी लेंदी होती है, बड़ी होती है पीडीएफ, तो उनको टाइम करने में, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका अपलोड होने में, अगर आपकी इंटरनेट अच्छी है तो आपकी तुरंत ओपन हो जाएगी। इंटरनेट में क्या होता है, डाउनलोड करना पड़ता है ना आपको, तो एक बार क्या होगा, आपका पीडीएफ सब ओपन होती है पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आशीष सोनी से बोल दो, अपना नंबर मैसेज कर दो, वो आपको ऐड कर देगा। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके नहीं होता है बच्चों? आप जानते हो एमिशन जो है उत्सर्जन, वो तो निकल रहे हैं, तो मतलब क्या है, डिके है। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब पॉजिटिव निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब क्या है, वो पॉजिटिव निकल रहा है, ये भी क्या है, डिके है। डिके मतलब ये भी क्षय हो रहा है। अल्फा डिके तो अपने आप ही अल्फा निकल रहा है। लेकिन फ्यूजन की बात लेकर चलो तो फ्यूजन तो जुड़ने से संबंधित है ना, जुड़ने से संबंधित है, इसका मतलब क्या हुआ, संलयन इसका आंसर होगा। संलयन का सही उत्तर बच्चों निकल कर आएगा, तो इसका आंसर नंबर आपको संलयन लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा है इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास 1 एएमयू किसके बराबर होता है? डायरेक्ट आपको आंसर मुझे बताना है कितनी होगी। चलिए, क्या बोल रहे हैं सर? टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दिया करो, काय क्या बात है बेटे, काय को भेजते हैं बेटे? हाँ, ये मैंने कल भी करवाया था यूट्यूब पे, नहीं ये नहीं, पिछले वाला क्वेश्चन। हाँ सर, चलिए उत्तर बताइए। कल तो आपको वैसा था ना, मॉडर्न फिजिक्स बहुत डिटेल में था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन थे कल। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कितना होगा, तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है, वैल्यू डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, बताइए इसका सही उत्तर कितना होगा और कितना नहीं होगा। आपको आंसर बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एंगल थीटा विद द फील्ड। तो आपसे पूछा गया कितना होगा और कितना नहीं होगा, ये क्वेश्चन में आप लोगों से बच्चों बात पूछी गई है। क्या आंसर मुझे बता पाएंगे इसका सही उत्तर बच्चों कितना होगा कितना नहीं होगा? आंसर बताओ बेटा, कितना होगा कितना नहीं होगा? आंसर बताओ कितना होगा कितना नहीं होगा? क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रिक डायपोल। आप देखिए, किसी भी मैग्नेटिक, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, किसी भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अंदर अगर आप कोई डाइपोल रख देते हैं, डाइपोल आपने ये रख दिया, मान लीजिए माइनस क्यू है ये प्लस क्यू, और आप पूछे कि भैया इस पे फोर्स आएगा, फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि भैया फोर्स की बात लेकर चलो तो फोर्स संभव नहीं है। फोर्स इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका ये लगा, यहाँ पर ये लगा, तो इसमें तो एफ नेट की वैल्यू तो हमेशा जीरो होती है। आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से लिखवाया है कि किसी भी टॉर्क पर, किसी भी बल आघूर्ण पर बल नहीं लगता है, वो आगे और पीछे नहीं जाता है, पर इस पर क्या होता है, बल आघूर्ण जरूर होता है, क्योंकि वो अपनी जगह पर रोटेट करता है। आंसर कितना निकल कर आएगा बात लेकर चलो तो, इस पर बल तथा आघूर्ण, बल परंतु आगुण नहीं, बल आगुण परंतु कोई बल नहीं, ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। टॉर्क तो लगता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, लेकिन इस पे फल की वैल्यू कोई नहीं होती है। आंसर आप लगा के चलेंगे, टॉर्क तो होता है लेकिन बल नहीं होता है, तो इसका आंसर नंबर होगा सी। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? हिंदी में इसका आंसर सी है, ठीक है, हिंदी में डी है और इसमें सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अर्थ का जीरो लिया जाता है, क्यों? क्यों लिया जाता है जीरो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा आप उसको चालक मानकर चलते हो, कंडक्टर मानते हो, और कंडक्टर के लिए मानने की वजह से आप इसका क्या मानते हो, इसको जीरो मानकर चलते हो, शून्य बच्चों मानकर चलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला ऑप्शन आंसर बताइएगा कितनी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म हो तो लगेगा अमन पैटर्न, है ना? आंसर टिक करो बेटा, कितना आंसर निकलेगा कितना नहीं निकलेगा? आंसर टिक करके बता बेटा कितना होगा।
आंसर लगाओ बेटा, कितना आंसर निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा की बात लेकर चलो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी को यहाँ पर ई इंटू वी लिख सकते हैं। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना निकलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17। ऑप्शन नंबर लगा के चलूँ तो ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ए ऑप्शन आप इसका लगाकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइए सही आंसर बच्चों कितना होगा। चलिए आंसर टिक करिए बेटा, कितना आंसर निकल कर आएगा। तो संधारित्र है बेटा, दोनों को आपने सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ा है, फिर आपने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। आपसे पूछा है दोनों के अनुपात क्या रहे होंगे, दोनों के रेशियो बच्चों क्या होंगे। आपको आंसर टिक लगाना है, उत्तर बताइए कितना होगा कितना नहीं होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा। आंसर टिक करो बेटा, कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात लेकर चलो, आंसर क्या निकल कर आएगा। दो कैपेसिटर हैं दोनों, आपसे पूछा गया तो रेशियो टोटल कैपेसिटी कितनी हो। अगर मैं सीरीज और पैरेलल में बच्चों जोड़ता हूँ, सीरीज और पैरेलल में इन दोनों को जोड़ता हूँ कितना होगा, तो पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर मैं सी की बात लेकर चलूँ तो आपने सीपी अपॉन में सी एफ, पहले आपने पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ोगे तो दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में जोड़ेंगे बेटा तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, सी प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2c अपॉन में क्या होगा c/2। सी से सी कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना निकलेगा 4:1। ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों सी ऑप्शन लगाया जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका आंसर निकल कर आएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में सीधा जुड़ता है और सीरीज में क्या होता है आधा होता है, तो आंसर निकल कर आएगा, सी से कटेगा, दो ऊपर जाएगा, आंसर होगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइए सही आंसर बच्चों कितना होगा। बेटा डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला गया है कि एक क्यू चार्ज है, आंसर बताओ जरा सोच समझ के। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो सोच समझ के मुझे आंसर बताओ कि इसका सही उत्तर बच्चों कितना होगा और कितना नहीं होगा। आंसर टिक करो बच्चों, कितना इसका आंसर निकल कर आएगा कितना नहीं निकलेगा। आंसर बताना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चार्ज एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना इसका आंसर निकल कर आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में बात पूछी गई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात लेकर चलो, आंसर कितना निकल कर आएगा। द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी टुवर्ड्स, आपसे पूछा गया फोर्स कितना होगा कितना नहीं होगा। बच्चों आप लोगों से यह कहा गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है जिसकी दिशा नॉर्थ की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा नॉर्थ की तरफ है। ये आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो बी की डायरेक्शन ये है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो आवेश है वो बाहर की तरफ है, वर्टिकली है, बाहर की तरफ है। तो आपसे पूछा गया आवेश बाहर की तरफ आ रहा है, तो पूछेगा किस तरफ ये गति करेगा। चलो किस तरफ गति कैसे निकाले, इसके लिए होता है बेटा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड मतलब दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये जो उंगलियां होती है बताती है बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बताती है आपकी गति की डायरेक्शन, और जो आपका ये होता है ये बताता है आपका बल की दिशा। चलिए देखिए जरा किसकी दिशा है। आपसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ। ये क्या है, गति कहाँ है, बाहर की तरफ। और जो हथेली है वो बताएगी बल की तरफ, तो बल की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ को दिशा होगी बल की। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है आप लोगों की, वेस्ट डायरेक्शन होती है, यानी पश्चिम डायरेक्शन होती है। तो इसका आंसर आप पश्चिम लगा के चलेंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से समझ लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बी की डायरेक्शन ये हुई, हमने बी पुट किया, ये गति की डायरेक्शन, और अंगूठा किसकी बताएगा, आपकी बल की डायरेक्शन। बल की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, यानी वेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ और साउथ, इसकी डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है वेस्ट की डायरेक्शन होगी, ऑप्शन नंबर होगा पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आप इसमें बच्चों डी ऑप्शन लगाकर चलेंगे, तो डी ऑप्शन बच्चों इसका क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर उत्तर रहा, आंसर बताइए क्या इसका सही उत्तर बच्चों निकलेगा। चलिए आंसर टिक करिएगा। फ्लेमिंग आसान है बेटे, बेटे
क्या हो गया? हम्म। हाँ। चलो क्वेश्चन की बात लेकर चलो, आंसर कितना निकल कर आएगा। तो आंसर आपको बताना है इसका सही उत्तर कितना निकलेगा। तो आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी का आंसर क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बाय, ये होता है आपका 2 पाई आर, है ना, या म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। तो इसकी वैल्यू की बात लेकर चलो कितना निकल कर आएगा, तो म्यू नॉट का रिलेशन तो वैसे ही लिखना है, आई का रिलेशन क्या है बेटा, पाई है, अपॉन में क्या होगा 2 पाई है, इनटू में क्या है आर, आर रेडियस कितना दे रखा है बेटा, आर तो आपको निकालना है। अच्छा बी की वैल्यू दे रखी है, बी दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁻5 दे रखा है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करूं बेटा, तो यहाँ से आर निकालता हूँ, आर कितना निकल कर आएगा, तो आर को उस तरफ ले आऊंगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा आर बराबर होगा, ये होगा म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 2 × R ये हो जाएगा 2 × R इंटू में हो जाएगा बेटा 10⁻, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 2 × R इंटू में हो जाएगा बेटा, इंटू आर कहां से आएगा यार दोबारा से, आर इस तरफ गया तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 2 में हो जाएगा बेटा 5 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 हो गया, 10 से कटेगा 10⁻⁻4 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम्स आउट टू म्यू नॉट इंटू में हो जाएगा 10⁻5 10⁻4, इसका आंसर निकल कर आएगा। आंसर चेक कर लीजिए कौन सा है, तो आंसर की बात लेकर चलो तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर बच्चों आ रहा है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर बच्चों लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर बताना है कि सही उत्तर बच्चों इसका में से किसका होगा और किसका नहीं होगा। आंसर टिक करो, आंसर बताओ बेटा कितना आंसर निकल कर आ रहा है, आंसर बताओ बेटा। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है बेटा, जो बंद ऑर्गन पाइप होता है बेटा, तो आप बंद ऑर्गन पाइप कहते हैं। इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो यहां पर जो सनादियां निकलती हैं, जो हार्मोनिक्स निकलती हैं, हार्मोनिक्स के अनुपात बेटा होते हैं यहाँ पर 1:3:5 ऑड रेशियो होते हैं। अगर ये खुला ऑर्गन पाइप होता, ओपन ऑर्गन पाइप होता, अगर बच्चों ये खुला ऑर्गन पाइप होता तो इसके अनुपात जो होते हैं वो होते हैं आप लोगों के 1:2:3। हमें तो इससे मतलब है, अगर आपको फंडामेंटल अगर 50 दी गई है तो आवृत्ति सनादियां कैसे मिलती, 50 होती, फिर क्या होती 150 होती, फिर क्या होती 250 होती, परंतु इसका आंसर 100 कभी नहीं निकलता। क्यों? 50 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, पर ऑड नंबर होते, ऑड नंबर होते तो इसका आंसर नंबर कितना होता, बी आंसर इसका लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर बताओ। आओ, चलो आंसर बताओ कितना होगा, डी 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 डी। चलो, तो बीट्स किससे बनती है, बीट्स को विस्पंद कहते हैं, विस्पंदों के अंदर क्या होती है, अलग अलग आवृत्ति की दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए कि 10 से ज्यादा अंतर हो। आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ। आंसर बताओ।
चलो ठीक है, आपको बताना है बैंड गैप किसके लिए कितना होगा कितना नहीं होगा, आंसर टिक करके बताओ बैंड गैप किसके लिए कितना होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, और दोनों की कट इन वोल्टेज भी बताना कितना होता है। चलो आंसर बताना बेटा, कितना आंसर निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन की बात लेकर चलो तो इससे पूछा गया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के कितने वोल्टेजेस होते हैं। जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है, और इसकी बात लेकर चलो तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन की बात लेकर चलो इसकी वैल्यू 1.1 होती है। ये होता क्या है बैंड गैप? बैंड गैप का मतलब होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में इतनी एनर्जी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। आंसर नंबर होगा 0.7 और 1.1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइएगा क्या इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। चलो क्वेश्चन स्क्रीन पर पड़ेगा, एक एसी सोर्स है जिसको रेसिस्टिव सर्किट से जोड़ा गया है। कहाँ गए? क्या है कि इनमें से क्या होगा, एसी सर्किट को आप रेसिस्टिव सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप लोगों से पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, वोल्टेज और करंट, करंट के बारे में बात लेकर चले तो अगर रेसिस्टिव सर्किट की बात ली गई है तो रेसिस्टिव सर्किट के केस में जिसको आप प्रतिरोध वाले परिपथ की बात लेकर चलते हैं, इस सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज होते हैं दोनों के दोनों सेम फेस में होते हैं। जबकि अगर मैं इंडक्टर की बात लेकर चल जाए जिसको हम प्रेरक कहते हैं, इंडक्टर केस में क्या होता है बेटा, वोल्टेज। ठीक है अमन पाठक, अब मैं शायद दिख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा था। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो, इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज आगे चलता है आपके करंट से जिसका π/2 से, और इसका ठीक उल्टा होता है कैपेसिटर केस में, कैपेसिटर में आपका करंट आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेकर चलते हैं, अगला ऑप्शन क्या होगा, आंसर टिक करिएगा, इसमें सही आंसर कितना निकल कर आएगा। चलो आंसर टिक करके बताओ कितना होगा। दो लेंसेज हैं जिनकी पावर दी गई है आपको, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है कि कितनी, और दोनों की मैग्नीफाइंग पावर भी दे रखी है। आपको आंसर टिक करके बताना है कि कितनी इनकी वैल्यू निकल कर आएगी। ऑप्शन इतने डेंजरस क्या भैया हो गया, आसान तो है, ऑप्शन क्या डेंजरस है भाई। चलो अभी आंसर बताओ कितना आंसर निकल कर आएगा। संयुक्त सूक्ष्म के दो लेंसेस हैं, दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता दी गई है, तो संयुक्त आवर्धन क्षमता आपको 100 दी गई है। आपसे पूछा गया कि इसका आंसर कितना निकल कर आएगा और कितना आंसर नहीं निकल कर आएगा। अगर मैं एम की बात लेकर चलूँ तो एम की वैल्यू होती है, एम बराबर होता है m1 × m2, m1 × m2 रिलेशन लिख सकते हैं। अगर मैं m1 × m2 लिखूँ तो मैं आपकी ओवरऑल दी गई है 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल कम्स आउट टू 5 इंटू में हो जाएगा m2, m2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दिस इज 100/5, 100/5 करेंगे दिस इज 20, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर लगाकर हम चलेंगे तो आंसर नंबर होगा इसका 20 सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताइए कि सही उत्तर कितना निकल कर आएगा। चलिए आपसे पूछा गया कि लिक्विड है और उसको हम सॉलिड में कंप्लीटली डिप कर देते हैं, वेट्स मतलब वेट्स सॉलिड कंप्लीटली, द मेनिस्कस ऑफ इनसफिशिएंट लॉन्ग ट्यूब, आंसर कितना होगा।
हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। हाँ, हम्म। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। हाँ। लिक्विड वेट से कंप्लीट द मेनिस्कस और लिक्विड इन सफिशिएंटली लॉन्ग ट्यूब। तो आप सब चाहे बहुत लंबी ट्यूब में क्या रहेगा मेनिस्कस के साथ? अगर ये कंप्लीटली डिप कर देता है, अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं कि इसको कंप्लीटली डिप कर देता है, तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा? एक बात बहुत सिंपल सी है बच्चों, अगर वेट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है आपके 90 डिग्री से कम है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, मतलब ये हुआ कि इसका जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनकर आएगा, इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगी? कॉनकेव निकल कर आएगी, अवतल निकल कर आएगी। तो कॉनकेव इसके में आंसर निकल कर आएगा। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल सतह होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, अगर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 90 से ज्यादा होती, मोशन इन 2D का वो फॉर्मूला किसे बता रहे थे? नहीं बेटा, मोशन इन 2D का फॉर्मूला नहीं था वो। एक्चुअली में आशीष सोनी, एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम वो एक टीचर आए हुए थे, वो भी फिजिक्स के थे एक्चुअल में। वो औरंगाबाद में, मतलब महाराष्ट्र में वो पढ़ाते हैं, आपके IIT जेई और नीट को पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, जिसको हम कॉस थीटा बोलते हैं या थीटा बोलते हैं, उस क्वेश्चन में ये जो कॉस थीटा का इंक्रीज को क्वेश्चन है ना, तापमान बढ़ने के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या असर पड़ता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या असर पड़ता है? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पे इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि हर बुक इसका आंसर अलग अलग देती है। तापमान बढ़ने से एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या असर पड़ता है, और बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं बता लगा पाते। तो मैं उसी का क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या गड़बड़ है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल था ये। ठीक है, चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका आंसर उत्तल होगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पूछा गया। तो क्या क्या होता है ना, कई कई बुक्स ये बोलती है कि इंक्रीज होता है, कई बुक्स बोलती है डिक्रीज होता है। तो बुक्स में पूछा गया कि क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, डिक्रीज भी होता है, पर आपने अगर कुमार मित्तल की बुक पढ़ी हो तो हो सकता है उनमें इंक्रीज आपको देखने को मिल जाए। आंसर आपके पेपर में जब भी आए तो आप डिक्रीज ही लगाइएगा। चलो आंसर बताओ। 1.5। आपसे बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। विंडोज की थिकनेस दे रखी है 4 mm की। आपसे पूछा गया ऐसा क्यों होगा, कैसा नहीं होगा। टाइम टेकन की बात लेकर चलो तो टाइम है, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू डी, अपॉन में हो जाएगी बच्चों। टाइम की बात लेकर चलो तो म्यू डी अपॉन में म्यू इंटू डी, अपॉन में हो जाएगी एल। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो आंसर कितना निकल कर आया, आपसे पूछा गया है। टाइम निकालना, टाइम बराबर हो जाए डिस्टेंस अपन हो जाएगा। अच्छा, इसको तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। चलिए, आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है अगर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी का मान तो हमें दिया है, क्या है 4 mm। तो मैं काम करता हूं, दूरी तो मैं 4 mm लिख दूंगा। आपको बोला कि चाल की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। चाल की बात लेकर चलो बच्चों, तो चाल हम जानते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, म्यू बराबर होता है C/V। अगर मैं यहाँ से v निकालू तो b बराबर होगा C/म्यू। यहाँ से म्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से v लिख देता हूँ। डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन में स्पीड की बात लेकर चलूँ, फिर नीचे ले आऊंगा तो नीचे हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.5। इसको कैलकुलेट करो कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। क्या बोल रहे हैं सर? कुमार मित्तल क्यों होगा, क्यों? नहीं, नहीं। बेटा उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा बेटा। आशीष पलवर, बेटा उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा। पिछले क्वेश्चन में बेटा अवतल ही तो लगाया है। अच्छा 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 अच्छा, उत्तल हिंदी में पढ़ के भी तो लगाया, अवतल ही तो है। चलो, आंसर जरा टिक करके बता दो कितना आंसर निकल कर आएगा।
चलो आंसर बताओ कितना होगा। आपको पता है मैं सारी वैल्यू को बच्चों पुट कर दूं, 1.5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, की वैल्यू हो जाएगी 2, ऊपर जाएगा तो 25 ऊपर जाएगा, -8 होगा, 25 -11 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन निकल कर आएगा, तो आंसर नंबर आपको सी लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ। आंसर टिक करके बताओ बेटा कितना आंसर निकलेगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। आपसे बोला गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम आरएमएस बोलते हैं, वो इसमें से किस चीज पर रिलेट करता है। अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। क्योंकि वी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3RT/m, अंडर रूट 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऑप्शन की बात लेकर चलो तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइएगा कितना आंसर निकल कर आएगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, ओमेगा लिखो, ओमेगा बराबर होगा 2 पाई/कैपिटल टी, तो मैं लिखता 2 पाई/कैपिटल टी। सेकंड की सुई को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 260 देगा 60, और इसका आंसर निकलेगा पाई/30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर बताइएगा सही आंसर कितना होगा। आंसर टिक करिए बच्चों, कितना आंसर निकलेगा। आंसर टिक करके बताओ बेटा। आंसर बताओ। बेटा अरे सुबह से कुछ खाने को मिला ही नहीं यार आज। क्या बोल रहे हैं सर, आपसे फिजिक्स की टक्कर आरएस से नहीं भैया, आरएस सर से मुकाबला मत करो, इतना नीचे मत गिराओ यार, अच्छे टीचर के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं अभी आपसे बोलूँ ना तो मैं यहाँ लोकल टीचर को उठा लूंगा ना कानपुर के, वो उनसे अच्छे निकल आएंगे, बशर्ते तो उनको मौका नहीं मिला है। बस किसी को अच्छा मौका मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत अच्छा टीचर हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गया है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हम ऐसा मान लेते हैं कि भैया बहुत, आपको लोकल में भी अच्छे टीचर्स देखने को मिल सकते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। बस वो यूट्यूब पे नहीं आ पाई या यूट्यूब पे पॉपुलर नहीं हुए, पॉपुलर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चों अलग चीज का है भाई, बच्चा क्या समझता है, जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स को ये चीज पता है कि बच्चे को खुश कैसे करना है। मैं आसान चीजें पढ़ाता हूँ, बताइए जी की रेवेन्शन क्या होगी। तो जब आप आसान पढ़ाओगे तो बच्चा बोलेगा मुझे तो आ रहा है सब चीज, मुझे तो मजा आ रहा है, और यही मजा बाद में जाके नुकसान करता है।
बच्चा इस बात को ना समझे। एक्चुअल में कुछ टीचर्स क्या होते हैं ना, वो जानते हैं कि बच्चे की सॉफ्ट पॉइंट्स कौन से हैं। उनको ये पता है कि एक तो बच्चे को फिजिक्स से डर लगता है, तो बच्चे को ऐसी चीजें समझाओ जो बहुत आसान हो। दूसरा, बच्चों को ये भी पता है टीचर्स को कि बच्चा को मजा आता है अगर मैं शायरी बताऊं, अगर मैं उसको शायरी सुनाऊं कि भैया ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो लड़की वहां से गई, उसकी चाल ऐसी थी, तो उसको मजा आएगा। रियल जिंदगी में यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ डिफेंस के बच्चों की, कि डिफेंस का बच्चा ये नहीं समझ पाता कि क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या शायरी इंपॉर्टेंट है या उसकी क्लास या उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे यही नहीं समझ पाते और इसी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। आप मानो या ना मानो, आप टीचर्स का कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कुछ टीचर जिनको शायरियों की जरूरत। अच्छा एक बात बताओ, किसी को शायरियों की जरूरत क्यों पड़ती है अपने लेक्चर्स में? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका कंटेंट वीक है। इनमें साइड में बात लेकर चलो, कुछ ऐसे भी टीचर हैं कि जिन जो सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर संजीव सर की, तो बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रखते हैं। वो 2 कौड़ी का पेपर। मेरे को बस ऐसे ही टीचर अच्छे लगते हैं जो अपने कंटेंट को बहुत अच्छा रखें, अपना फोकस मेन कंटेंट पे रखें। अपना कंटेंट तो अच्छा लेकर आओ यार, आप कंटेंट भी घटिया लेकर आ रहे हो और आप पढ़ा भी घटिया रहे हो। ऐसे नहीं तो अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना। कान हमारे सुनने के लिए, हमारे अच्छी बात सुनने के लिए दिए गए, ना कि बकवास बातें सुनने के लिए दिए। तो कुछ बातें हैं, ठीक है। चलिए, मैथ्स वाले सही है, हाँ भाई सब ठीक है। नहीं, मैं अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ, ये होता है। मैं देखो, मैं भी जानता हूँ, मैं भी इतना चीजों में आगे नहीं हूँ। मैं देखो, मैं भी इस पर्सनल चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, या आर एस सर हो या कोई और टीचर हो या कोई और टीचर हो, आगे बढ़ने या पीछे फैक्टर का, इन सब के बीच में अगर मैं कोई बोलूं कि कोई आगे या पीछे है, या कोई अच्छा पढ़ा रहा है खराब पढ़ा रहा है, इन सब का क्राइटेरिया आपके लिए क्या है? आपके सिर्फ आपके लिए या आप जैसे डिफेंस के बच्चों के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि किसके पास ज्यादा बच्चे जाते हैं। मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। हम अगर डिफेंस के बच्चे हैं तो हमें ये लगता है कि उस मास्टर पे अगर 20 बच्चे हैं तो इसका मतलब वो अच्छा है, इस पे 5 है तो इसका मतलब खराब है। मैं एक रियलिटी बात बता रहा हूँ, ये रियलिटी चेक है, ऐसा ही होता है रियल जिंदगी में। नीरज सर के तो अच्छे हैं लेकिन शायरी भी सुनाते हैं। अमन पाठक, मैं नीरज सर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीरज सर के अच्छे हैं पर शायरी भी सुनाते हैं। तो आपको क्या पसंद आता है बेटा, शायरी या कंटेंट? अब मैं नीरज सर के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा। क्या बोले आशीष सर? आशीष संजीव सर तो बोलते हैं कि इतनी मीटिंग सब में अलग अलग आते हैं, क्वेश्चंस लेवल के लेते हैं, आते हैं। समझ नहीं पाया बेटा तुम्हारी बात को। भाई दुआ कोच का प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो शायरी का मुद्दा है, मैंने फिर से आपसे कहा, आप समझ नहीं पाए। कोई कोई टीचर ये समझ जाता है कि बच्चा शायरी में इंटरेस्टेड है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आंसर कितना होगा बच्चों, बात लेकर चलो। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर्तकाल कितना होगा अगर नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है तो। ये लिफ्ट जा रही है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश। आपको पता है अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो जी डैश का मान कितना होगा, जी माइनस ए। आपको मैं ए में भी क्या बोला गया, आपको ए बराबर जी दिया गया है, जी पुट करूंगा तो जी डैश का मान 0 होगा। टी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ऑप्शन में क्या लगा के चलेंगे बेटा, अनंत लगा के चलेंगे। ऑप्शन में टी ऑप्शन होगा। बिल्कुल आशीष सोनी, मैं बिल्कुल सही, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों की बात से, आपकी बात से संजीव। इसलिए मुझे संजीव सर कुछ मैटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, वो शायरी बहुत करते हैं, हाँ बात तो है। और दूसरा क्या होता है ना, शायरी के अलावा देखो यार, मैं किसी की यहाँ पे बुराइयां अच्छा ही नहीं कर रहा हूँ।
पर मुझे एक बात और भी चीज लगती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कब टाइम पर आते हैं, कब टाइम पर जाते हैं। इसके अलावा ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्लास का क्या 90% हिस्सा, अगर आप 1 घंटा पढ़ाते हैं तो क्या 1 घंटे में से अगर मैं आप 100 मिनट पढ़ाते हो, क्या 90 मिनट आप अपनी पढ़ाई को देते हो। एक एक समन्वय बनाना भी तो जरूरी है, एक बैलेंस रखना भी तो जरूरी है। आप लोग बेसिकली पूरा दिन हंसते गुजरते रह सकते हो, लेकिन क्या 1 घंटा आप रेगुलर स्टडी भी कर सकते हो। 1 घंटा आप ऐसा भी तो पढ़ सकते हो जिसमें आपका पूरा माइंड एक ही जगह हो। हम अगर घर में भी अलग बैठकर एक कमरे में टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एकदम शांति हो। हम रात में ही पढ़ते हैं, एकदम शांति हो। हम चाहते हैं हमारा पूरा दिन वही। आप ये समझो कि मैं अपने बगल में मोबाइल रख लूं और मैं कहूं कि भाई अब मैं पढ़ लूं, उसमें आवाज होती रहेगी तो क्या आपको पढ़ने नहीं। सीधी सी बात है, बहुत सारी बातें हैं जिनको आप फैक्ट को अगर समझेंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे तो अलग ही बातें हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, आंसर बता दीजिएगा कितना आंसर निकल कर आएगा। आंसर टिक करके बता दो कितना आंसर निकल कर आएगा। हाँ सी सुनी। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कितना होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप किसी चीज को रटोगे तो बेटा आप भूल सकते हो, ऐसा होता है। आपसे पूछा गया आवर्तकाल कितना होगा अगर वो ऑसिलेट करता है चंद्रमा पे। आप चंद्रमा पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जी कम होगा तो बेटा टी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं चंद्रमा पे जी का मान क्या होता है, जीएम का जो मान होता है वो GE/6 के बाद होता है, यानी पृथ्वी से जी का मान कम होता है। और इसी कारण से क्या होता है, इसका आंसर होगा डिक्रीजेस। इसका आंसर नंबर होगा टी बराबर इंक्रीज करेगा, आवर्तकाल कितना होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें बच्चों ए ऑप्शन लगाकर चलेंगे। चलिए चलते हैं, बस करते हैं आज के लिए, बाकी हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर में, ठीक है। चलो चलो भैया आंसर टिक लगा, चलो भैया आप बस करते हैं आज के लिए, बाकी हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर में। और फुल मार्क फुल मार्क फुल मार्क फुल मार्क, द मास्टर्स मॉक हो गया है, चौथा मॉक। चलो भाई, तो बाकी हम मिलेंगे अपने कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ठीक है। आज संजीव संजय रो रहे थे। अरे भैया ये रोना और ये हंसना गाना यार कैमरे पे यार थोड़ा सा अलग दूर रखो, है ना। कैमरे पे ये हंसना गाना रोना दूर रखो भाई, ठीक है। सब चीज़ें ना किया करो। यूट्यूब पर क्लास होगा, यूट्यूब पे क्लास बेटा अभी तो क्लास लगी नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ क्लास लगेगी। कल आपकी मैराथन जरूर होगी, कल पूरी मैकेनिक्स की मैराथन होने वाली है। तो मैकेनिक्स जितनी भी है सारी की सारी मैराथन हम कल लेकर चलेंगे। तो कल आपकी मैराथन का टाइमिंग अब मैं आपको बता दूं, आपका कल मैराथन का जो टाइमिंग रहेगा, ये प्रैक्टिस बैच की जगह हम मैराथन ले लेंगे। ऐसा कल करेंगे कि पूरी की पूरी हम मैराथन रख देंगे। तो कल हमारी जो क्लासेस हो जाएगी वो मान के चलो 2:30 बजे से ले लेंगे करीब 6:30 बजे तक। तो कल हम सारी की सारी इसी क्लास को रखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बेट टिक कर मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद, चलो भैया ठीक है।